नमस्कार। आज बात करते हैं हिंदी साहित्य की एक ऐसी आवाज की जिनकी कविता में आंसुओं की बदली बरसती थी तो वहीं उनके गद्य में अधिकारों की बिजली कौंधती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महादेवी वर्मा की, जिन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। चलिए समझते हैं उन्हें और उनके काम को। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये एक लाइन ही जैसे उनके पूरे काव्य संसार का दरवाजा खोल देती है। ये सिर्फ उदासी नहीं है, नहीं, ये एक बादल की तरह है जो दुनिया को सींचने के लिए अपने दर्द को बारिश में बदल देता है। उनकी कविताओं में यही दर्द, यही पीड़ा और यही करुणा की गूंज बार बार सुनाई देती है। तो महादेवी वर्मा को किन किन नामों से जाना गया और क्यों? देखिए, ये सिर्फ टाइटल नहीं है, बल्कि ये उनके साहित्यिक व्यक्तित्व के वो अलग-अलग पहलू हैं जो उन्हें इतना खास बनाते हैं। और ये दोनों नाम उनके काम के सार को कितनी खूबसूरती से पकड़ते हैं, है ना? एक तरफ है आधुनिक मीरा। ये नाम हमें सीधे उनकी आध्यात्मिक खोज की तरफ ले जाता है, कहीं ना कहीं मीराबाई की भक्ति से जोड़ता है। और फिर दूसरी तरफ वेदना की कवयित्री। ये नाम उनकी कविताओं में जो दर्द है, जो मानवीय पीड़ा है, उसके लिए उनकी गहरी सहानुभूति को दिखाता है। तो सवाल ये है कि ये दर्द और भावना की गहराई आखिर आई कहाँ से? इसका जवाब मिलता है उनकी कविता में और हिंदी साहित्य के उस दौर में जिसे हम छायावाद के नाम से जानते हैं। और महादेवी वर्मा तो इस आंदोलन का दिल थी। उनकी कलम से निहार, रश्मि, नीरजा और यामा जैसे संग्रह निकले, जिन्होंने सच में हिंदी कविता की दिशा ही बदल दी। इन्हीं रचनाओं ने उन्हें जयशंकर प्रसाद, निराला और पंत के साथ छायावाद के 4 स्तंभों में से एक बना दिया। उन्होंने कविता को एक नई, बहुत गहरी संवेदनशीलता दी। तो ये छायावाद आखिर है क्या? इसे खुद महादेवी जी से बेहतर कौन समझा सकता है? उनके शब्दों में ये करुणा की छाया में सौंदर्य के माध्यम से व्यक्त होने वाला भावनात्मक सर्ववाद था। मतलब ये सिर्फ एक साहित्यिक आंदोलन नहीं था, बल्कि दुनिया को करुणा और सुंदरता के नजरिए से देखने का एक पूरा का पूरा तरीका था। और उनकी लिखने की जो जड़ें थीं, वो उनके अपने शुरुआती जीवन के अनुभवों में थीं। उन्होंने खुद इस बारे में लिखा है कि कैसे उनकी माँ सूरदास, तुलसीदास और मीरा की गीत गाती थीं, जिनसे उन्हें प्रेरणा मिली, और कैसे एक पड़ोसन के दुख ने उन्हें व्यक्तिगत दर्द को एक यूनिवर्सल करुणा में बदलना सिखाया। लेकिन महादेवी वर्मा की दुनिया सिर्फ कविताओं तक ही सीमित नहीं थी। उनकी पहचान का एक और बहुत ही जरूरी और सच कहूं तो अक्सर अनदेखा किया गया पहलू था, एक बहुत ही प्रखर नारीवादी विचारक और गद्य लेखिका के रूप में उनकी भूमिका। जरा उनकी ये पंक्ति देखिए, बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं। ये सिर्फ साज और संगीत की बात नहीं है, ये उनकी मल्टी डायमेंशनल पहचान का ऐलान है। वो खुद ही साज थी और खुद ही संगीत। ये उनकी नरम दिल, गीतात्मक आत्मा और उनके गद्य में जो एक शक्तिशाली तार्किक दिमाग था, दोनों का संकेत। और ये जो दोनों पहलू हैं, ये उनके लेखन में साफ साफ दिखते हैं। जहाँ एक तरफ उनकी कविता आत्मा की परतें खोलती थी, वहीं दूसरी तरफ उनके निबंध समाज की बुराइयों पर सीधा और बेखौफ हमला करते थे, खासकर जब बात महिलाओं के अधिकारों की आती थी। उनका जो निबंध संग्रह है, श्रृंखला की कड़ियां, उसे तो भारतीय नारीवाद का एक मील का पत्थर माना जाता है। जरा सोचिए, साल था 1942 और वो युद्ध और नारी या स्त्री के अर्थ स्वातंत्र्य का प्रश्न जैसे विषयों पर लिख रही थीं। मतलब ये वो मुद्दे थे जिन पर उस वक्त खुलकर बात करना भी एक बहुत बड़ा, बहुत हिम्मत का काम था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कविता और नारीवादी निबंधों से भी आगे महादेवी जी की कलम ने गद्य की कई और विधाओं में अपना जादू बिखेरा, जिससे उनकी साहित्यिक दुनिया और भी बड़ी और भी विशाल हो गई। देखिए, उनकी कलम में कितनी वैरायटी थी। अतीत के चलचित्र में उन्होंने बिल्कुल आम लोगों की जिंदगी को कैनवस पर उतारा। पथ के साथी में अपने समय के लेखकों के इतने यादगार शब्दचित्र खींचे। और मेरा परिवार में तो उन्होंने अपने पशु पक्षियों के साथ जो उनका गहरा लगाव था, उसे अमर कर दिया। मतलब हर जॉनर में उनकी कलम का जादू वैसा ही रहा। और वो सिर्फ लिखती नहीं थी, वो साहित्य के लिए एक पूरा माहौल बना रही थी। इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना करना और चांद जैसी उस वक्त की बड़ी प्रभावशाली पत्रिका का संपादन करना, ये दिखाता है कि हिंदी साहित्य जगत को मजबूत करने के लिए वो कितनी कमिटेड थी। जाहिर है, इतने असाधारण काम को पहचान तो मिलनी ही थी। महादेवी जी का पूरा जीवन तारीफों और सम्मान से भरा रहा।
जो उनकी महान साहित्यिक विरासत का सबूत है। ये टाइमलाइन उनके शानदार करियर के सफर को दिखाती है। 1982 में यामा के लिए मिला प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार उनके साहित्यिक जीवन का जैसे शिखर था। और एक खास बात यह भी है कि वो साहित्य अकादमी फेलोशिप पाने वाली पहली महिला बनी, जो उस दौर में सोचिए कितनी बड़ी उपलब्धि रही होगी। हिंदी के महान आलोचक रामचंद्र शुक्ल की ये टिप्पणी उनकी बिल्कुल यूनिक जगह को पक्का करती है। उनका कहना था कि जहां दूसरे छायावादी कवि समय के साथ अलग अलग दिशाओं में चले गए, वहीं महादेवी जी अपनी पूरी साहित्यिक यात्रा में रहस्यवाद के प्रति सच्ची रहीं, और इसी बात ने उन्हें सबसे अलग बनाया। तो आज इस दौर में हम महादेवी वर्मा से क्या सीख सकते हैं? आज की इस दुनिया में जहां शब्द बहुत सस्ते और तेज हो गए हैं, उनका जीवन हमें भाषा की गहराई, भावना की ताकत और अपनी कला के प्रति एक अटूट समर्पण की याद दिलाता है। ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है।